properties of conductor. यहाँ पर ये एक आइडिया मैंने जो एनालाइज किया है क्वेश्चंस को बना के लिख रहा हूं. मेटालिक शेल divide world in two parts. First, inside surface with inside space. Second, outer surface with outside space. Which are electrically independent. अब इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का कि भीतर वाले जो दुनिया के चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो जीरो होगा, और बाहर वाले सरफेस और दुनिया के चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भीतर किसी पॉइंट पे देखेंगे तो वो जीरो होगा. इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का ये मीनिंग आपको लेना है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में क्या देखा आपने कि मेटालिक सेल जो है ये आप इसके लिए कई बार टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसके लिए टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमें बाहर वाले दुनिया के इलेक्ट्रिक फील्डों से बचाना होता है तो उसको किसी मेटल के केज के भीतर बंद कर देते हैं. तो मैंने ये शील्ड जो कहा, ये सेल कहा, अभी सेल के बारे में मैंने बात की, लेकिन वैसे मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटलिक केज में यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें मेटल के बॉक्स के भीतर तो बाहर वाली दुनिया का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा. इससे ये भी देख सकते हैं कि यदि कहीं मेटल का शेल है और इसके सेंटर पे आपने रख दिया प्लस, न्यूट्रल मेटालिक शेल, तो क्या होगा कि आप यदि मेटल के सेल को थोड़ा सा उसका मटेरियल भी फील कर लो, आपने देखा ये है मेटल, और यदि ये है मेटल तो आप यहाँ पर गॉसियन सरफेस एक ले लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस, और आप ये भी जानते हो कि इनसाइड
मेटल क्या होता है, 0। इसीलिए ई डॉट डी एस का जब आप गॉस थ्योरम से फ्लक्स की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आपने क्या देखा कि लेफ्ट साइड तो ये 0 आ गया, लेफ्ट साइड क्या आ गया, लेफ्ट साइड आ गया 0। ये लेफ्ट साइड यदि 0 आ गया, इसका मतलब क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए। तो क्यू इनसाइड में यहाँ मैंने कह दिया ये क्यू इंड्यूस्ड, तो क्यू इंड्यूस तो प्लस के सामने में माइनस और उधर प्लस मैंने मान लिया। ये कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन गॉसियन सरफेस के भीतर आप क्या लिखेंगे, क्यू माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब ये दिख रहा है 0 के बराबर, तो इसको किससे इक्वेट, इससे क्या हमें पता चल गया कि इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो क्यू के बराबर होगा। तो यदि कोई न्यूट्रल मेटालिक सेल था, भीतर आपने चार्ज प्लस क्यू रखा, तो जो इनर सरफेस पे आएगा चार्ज, इनर सरफेस पे आएगा माइनस क्यू। यहां देखते हैं, यदि हमने इसके डायग्राम को अब प्रॉपर वे में थोड़ा सा एनालाइज करें, ये मेटल है, तो मेटल के भीतर तो कोई चार्ज रहता ही नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं रहता, चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो है। और ये प्लस क्यू को देखने बहुत से माइनस इस सरफेस पे चले आए, उनका टोटल वैल्यू माइनस क्यू, अभी अभी गॉस थ्योरम से देखा, और जितना इधर माइनस आया उतना ही बाहर प्लस आएगा। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं आप, प्लस क्यू। आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, बीच में थोड़ा गायब होगा, प्लस से निकल के कहाँ तक जाता है, माइनस तक, और ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा, क्योंकि मेटल के सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल के लॉन्ग होता है, और नॉर्मल का मतलब आप जानते ही हैं, रेडियली। यदि ये पॉइंट आपको लगे कि क्लियर है, तो अब एक छोटा सा चेंज करके देख रहे हैं इसमें। आप एक बार यदि लिख रहे हो तो मैं बैक आ जाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने कहाँ रखा था, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज, तो उसके देखने के लिए जो माइनस आया था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्म सेल के सरफेस पे, इनर सरफेस पे, और आउटर पे भी ऐसे ही। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर पे नहीं रख के सेंटर से हटकर प्लस क्यू रख दिया पॉइंट चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा, जो माइनस वाले इंड्यूस्ड होंगे वो इसके, वो रहना चाहेंगे प्लस के बहुत नजदीक, लेकिन सारे तो उधर नहीं रह पाएगा, कुछ दूर में भी बिखरा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन डेंसिटी कहां पर ज्यादा मिलेगी, नजदीक, नजदीक में रहना चाहेंगे। और ये जो आप बाहर के सरफेस के चार्ज को देखेंगे तो याद करिए, भीतर वाले चार्ज जितना इंड्यूस्ड हुआ है माइनस क्यू, बाहर तो उतना ही इंड्यूस्ड हुआ, लेकिन वहां आप क्या देखेंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी रहेगा, बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहर के
सरफेस या बाहर की दुनिया में किसी पॉइंट पे भीतर वाले चार्जेस का नेट इफेक्ट 0 होता है। तो भीतर वाला तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा क्यूब के पोजीशन को बदलने से, बाहर वाले सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर के चार्ज बदल पाएंगे, बाहर के चार्ज के इफेक्ट में वो बदलेगा, लेकिन भीतर के चार्जेस का सरफेस और स्पेस के मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले सरफेस के किसी पॉइंट पे 0 होता है। तो भीतर थोड़ा इधर उधर कुछ भी कर दिया, नेट इफेक्ट तो 0 ही होना है। तो बाहर वाले सरफेस के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलने वाला। अब इस बात पे गौर करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाओगे। तो सरफेस ध्यान रखिएगा, सरफेस के पास तो नॉर्मल पहुंचेगा फील्ड लाइंस, तो ये जो दूर जाता वो दूर नहीं जाकर के मुड़ करके चला आता है सरफेस के पास, जिधर ज्यादा डेंसिटी दिख रहा है चार्ज का उस तरफ आना चाहिए। लेकिन सारे ऐसे थोड़े ना होंगे, कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी आएंगे। और जब बाहर के लाइनों की बात करें तो वो रेडियली आउटवर्ड, सेंटर के रेस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड की बात करिएगा। बाहर वाले सरफेस सेंटर के रेस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड। भीतर वाला का डिजाइन कैसा है उससे मत सोचिएगा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। भीतर का फील्ड और बाहर का फील्ड अलग अलग एनालाइज करिएगा। बाहर का जैसे कोई चार्ज स्फीयर होता तो रेडियली आउटवर्ड बनता था फील्ड, रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनेगा। हम लोग यदि बात करें इसमें आगे तो गौर करिए कि भीतर वाले चार्ज का पोजीशन में बदल दूं। एक छोटा सा डायग्राम बना के बगल में वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। और मान लो यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, तो ये तो आएगा माइनस क्यू ही और बाहर आएगा प्लस क्यू ही। ये है इंड्यूस्ड वाले, मत समझिएगा कहीं से इसे भी डाला गया। ये थे इंड्यूस्ड वाले, ये थे इंड्यूस्ड वाले। और इंड्यूस्ड चार्ज सेम होता है, ये गॉस लॉ से हमें पता है, प्लस क्यू जितना होगा सरफेस पे उतना ही इंड्यूस्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बनाएंगे तो पहले यदि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चाहे तो आप देख लें। इधर अब की बार ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये नजदीक है, बाकी जैसे जैसे आप दूर हो रहे होंगे डेंसिटी कम। और बाहर वाले सरफेस पे यूनिफॉर्म, उस पे कोई ऐसा नहीं कि भीतर वाला शिफ्ट कर गया तो बाहर वाला जो है शिफ्ट कर। तो अब जो फील्ड लाइंस आप बनाएंगे तो उसका झुकाव ऐसे सरफेस पे नॉर्मल ले जाइएगा, सरफेस पे नॉर्मल ले जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बाहर वाला तो आप जो सेल का सेंटर होगा उसके रेस्पेक्ट में सोच लीजिएगा रेडियली आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आप फील कर सकते हैं। भीतर के चार्ज को शिफ्ट करने पर भीतर वाले सरफेस और चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह अरेंज करेगा कि बाहर के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उन दोनों की वजह से 0 आए। दोनों का मतलब इनर सरफेस वाले सारे और सेंटर पे जो है या भीतर जो है स्पेस में। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि सरफेस के पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो यहाँ पर मैंने पॉइंट चुना 1 और यहाँ पर पॉइंट चुना 2 सरफेस के बगल में। तो मेटल के पास सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना सिखाया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप बड़े आराम से देखिएगा सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो भीतर में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगे E1 सरफेस के पास इज ग्रेटर देन E2। लेकिन यदि सरफेस पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं आप, यदि सरफेस पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं आप, ये ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मेटल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेटल
form equipotential region. इक्विपोटेंशियल रीजन। तो मेटल पे कोई भी दो पॉइंट लें, मेटल पे E at A on metal, E at A B on metal, ये तो अलग अलग हो सकते हैं, मेटल के नियर, मेटल पे नहीं, मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेटल के नियर सरफेस के पास। लेकिन यहाँ भी की बात मैं करना चाहता हूँ, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल के बारे में हम क्या कह देंगे कि पोटेंशियल जो होगा वो मेटल पे क्या होने वाला है, वो सेम होने वाला है, बी ऑन मेटल। इस बात को एक और एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूं कि यदि कोई आपके पास स्फीयर है, इस पे मैंने क्यू चार्ज दिया, तो ये तो इनफॉर्म हो जाएगा चार्ज, क्योंकि मेटल में गुड कंडक्टिंग कैपेबिलिटी है। गुड कंडक्टिंग कैपेबिलिटी है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करेगा, तब तक जब तक इक्वी पोटेंशियल ना बन जाए। सिमेट्री के कारण आप कोई भी पॉइंट चुनिएगा 1 एंड 2, तो पोटेंशियल बराबर दिखेगा V1 V2। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेटेलिक, मेटेलिक स्फीयर आप देख रहे हैं। लेकिन जब नियर सरफेस, अभी देखेंगे नियर सरफेस E1 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और E2 ये भी बराबर। लेकिन यदि स्फीयर ऐसा हो, और उसको चार्ज आप क्यू दे दें, तो एक कंसेप्ट कहलाता है कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, वहां चार्ज का शार्पर एजेस पे चार्ज का जो होगा जमावड़ा वो ज्यादा लगेगा। तो शार्पर एज के पास जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे E1, और यहाँ पर जो देखेंगे E2, टू वाले के पास E2, तो आप देख रहे हैं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो E1 हो जाएगा ग्रेटर देन E2, बट V1 हो जाएगा V2, पोटेंशियल सेम ही रहेगा। यहाँ एक कंसेप्ट आ जाता है कोरोना डिस्चार्ज। जो घर पे आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग हो तो ऊपर एक पॉइंटेड रॉड लगाते हैं और उनको वायरिंग करते हैं अर्थ के साथ। यदि लाइटनिंग के टाइम पे चार्ज बहुत ज्यादा आपके घर के ऊपर आया तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होना चाहेगा, शार्प एज। तो वो जो रॉड का पॉइंटेड है उस पे जमा, उस पे डिपोजिट होना चाहेगा, और वो कंडक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ में। अर्थ के पास इनफाइनाइट है, और आप लोग जो घर के भीतर हैं वो सेफ रह गए, और वो जो चार्ज है वो सब चला गया अर्थ में। जैसे बारिश के टाइम पे कार में आप बैठे हैं, तो जो चार्ज आया मान लो गाड़ी पे, तो गाड़ी के सरफेस पे वो होकर ग्राउंड में चला जाएगा। आप भीतर हैं तो सुरक्षित है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग जैसा काम करा। और यहाँ पर फ्लैट सरफेस था, लेकिन घर के बिल्डिंग में वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होना चाह रहा है जहाँ नुकीला है। नुकीला क्योंकि वो, तो ये जो कंसेप्ट है ये कोरोना डिस्चार्ज वाला, कि शार्प एजेस पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। ये छोटा सा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। ऑन मेटेलिक शार्प पॉइंटेड positions has more charge density with respect to flat surface.
flat part of that metal with respect to flat part of that metal. तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मेटेलिक शार्प पॉइंट जो थे वहां चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, और ये नेचुरल टेंडेंसी है कि शार्प एजेस पे चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। सर, तो फिर पोटेंशियल नहीं बदल जाएगी? याद करो ना, पोटेंशियल तो सेम रखना है। तो वो अपने आप ऐसा एडजस्टमेंट करता है चार्ज कि कहाँ जहां ज्यादा रहना है वहां ज्यादा रहे, जहां कम रहना है कम रहे, तब तक ऐसा हो रिडिस्ट्रीब्यूशन, जब तक कि सारे पॉइंट एक जैसे पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा तो सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगी, लेकिन पोटेंशियल सबका एक जैसा होगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जब मेटल की चर्चा करते हैं तो। नेक्स्ट, आप यहाँ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिससे 99% बच्चे 99.7% बच्चे गलत करते हैं। तो भीत तंत्र में आप भी गलत करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ सोचने का रास्ता देखिए। आपके सामने है न्यूट्रल मेटेलिक शेल, ये है सेंटर, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट हो गया, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस यहां दे दिया गया, ये डिस्टेंस यहां दे दिया गया r/2, ये है r, ये भी है r। r कहने के बजाय इसे और छोटा करता हूं, r/2। यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को कह दिया बी। बी पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज रख दिया है प्लस क्यू नॉट। और इस एग्जांपल में आपसे जो पूछा जा रहा है उनको एनालाइज करना यदि आप सीख लें तो बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे ये बताइए, बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? बाहर वाले सरफेस का। तो याद करिए, हमने तो यही देखा था, भीतर में कहीं भी रखे बाहर वाला सरफेस यूनिफॉर्म होता, लेकिन बाहर में एक प्लस क्यू नोट आने के कारण उसने बाहर वाले सरफेस के चार्जेस को थोड़ा भगाया, भाग जाओ मेरे सामने से थोड़ा, और वो पीछे जाके छुप गए। सॉरी सर, हाँ हाँ, प्लस प्लस में कोई दोस्ती यारी नहीं, वो दबंग दबंग है दोनों। और आपको ये फील आनी चाहिए कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। बताना क्या है, ये कह दिया गया है ऐसे वाई एक्सेस, और ये आपके कंफर्ट के लिए कह दिया गया है एक्स एक्सेस। आपसे कहा गया फाइंड आउट
force on charge at B। पहला, ड्यू टू Q at A। दूसरा, ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड। ये दो चीजें आपको बताने के लिए कही गई। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपके मन में नेक विचार क्या आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं कि सर ऐसा कर देते हैं, F on B ड्यू टू A 0, क्योंकि आपने कहा भीतर बाहर की दुनिया इंडिपेंडेंट है। और जैसे ही आपने कहा तो एक कंसेप्ट और मैं याद दिला, फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक कंसेप्ट जो और आता है जो शुरू का है, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। तो यदि आपके मन में ये विचार आया कि सर ने तो कहा है ये भीतर है, भीतर वाली दुनिया में, बाहर वाली दुनिया में तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भीतर वाली दुनिया के बाहर वाली दुनिया पर आप एक फोर्स, अकेले चार्ज का 0 नहीं देखेंगे। भीतर वाले हर एक चार्ज का अलग अलग फोर्स बनेगा, उनका नेट वैल्यू 0 आ जाएगा। क्योंकि भीतर वाली दुनिया बाहर वाली दुनिया में किसी चार्ज पे टोटल जो फोर्स लगाएंगे तो 0 ही होगा, लेकिन अकेले अकेले लगाएगा फोर्स। तो ये जो कह रहे हैं आप, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ए बी को क्या कहेगा, भाग जाओ मेरे आसपास से, दोनों पॉजिटिव। तो फोर्स क्या लिख दोगे आप, के क्यू क्यू नॉट बाय 2r²। और डायरेक्शन क्या लिखोगे इसके लिए आप, तो ऑन बी है ना, ए के द्वारा, तो आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने बड़े सही सलामत ढंग से निकाल लिया। लेकिन केवल पहले की बात नहीं है, अब दूसरे का क्या करोगे? तो ड्यू टू शील्डिंग, ध्यान से सोचिएगा, ड्यू टू शील्डिंग F on B by plus Q at A, F on B by minus Q induced। ये जो दोनों होंगे उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0। तो आपको दूसरे वाले का भी आंसर मिल गया। मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं।
ये फोर्स जो दूसरे वाले का आप लिख रहे हैं F on B बाय माइनस क्यू इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा माइनस ऑफ F ऑफ B बाय A। बस इतना सा काम करना है, आपका ये सेकंड वाला भी आंसर आ गया। सेकंड वाले के लिए यहां से कहानी शुरू किया और यहां आपको आंसर मिल गया। ध्यान से देखिएगा, बाहर वाला जो ये क्यू नॉट है, इसमें भीतर वाली दुनिया में कौन कौन है? भीतर का सरफेस माइनस क्यू इंड्यूस, और ये प्लस क्यू जो ए पॉइंट पे है। उन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होने वाला है? तो इस तरह हम सोच सकते हैं। ट्रिकी है, मैंने कहा 99 पॉइंट कितना 7%, समझ सकते हो आप। टॉप के कुछ बच्चे 2000 के 1000 के भीतर वाले, सो उसके भी गलत हो सकते हैं, 500 के भीतर वाले। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करते, सही ही करते हैं। और आपको लगे कि ये आप सही कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल में देखिए, वही है न्यूट्रल सेल। ध्यान दीजिएगा, ये है सेंटर, ये ए, ये बी, ये सी। बी पे है प्लस Q1, ये Q2, और ए पे है प्लस Q1। न्यूट्रल सेल मेटालिक भी है, मेटालिक न्यूट्रल सेल। और आपसे जो पूछा गया है वो ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई भी मैं बना देता हूं, ये y और ये x। फाइंड नेट फोर्स ऑन, उससे पहले मैं डिस्टेंस की जानकारी दे दूं। रेडियस है r, ये डिस्टेंस है r/2, और ये भी जो डिस्टेंस है ये है r/2, ये डिस्टेंस भी है r/2। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस Q2 at B due to plus Q2 induced present on outer surface of the shell। यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर बड़ा लफड़ा है, अब 5 मिनट आप लोग ट्राई करिए, मैं आता हूं। आपने यदि ट्राई कर लिया हो तो यहाँ देखिएगा एक बार। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो दुनिया है, भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया। भीतर की दुनिया में है भीतर का चार्ज स्पेस में जो है, और भीतर के सरफेस पे जो है। तो सरफेस पे दिखने लगे मुझे माइनस,
सरफेस पे दिखने लगे माइनस और बाहर दिखने लगे प्लस। बाहर के चार्जेस का अभी, पहले तो क्या होता था यूनिफॉर्म, लेकिन आज कुछ बात अलग है, क्योंकि बाहर की दुनिया में एक और प्लस Q1 है। जो सरफेस पे जो आया होगा ना चार्ज, उसको धकेल वकेल दिया होगा। यदि बाहर वाले सरफेस का चार्ज यूनिफॉर्म होता तो शेल थ्योरम के कारण Q2 पर फोर्स 0 होना चाहिए था, लेकिन बाहर वाले सरफेस का चार्ज अब यूनिफॉर्म नहीं रहा, क्योंकि बगल में एक प्लस Q1 आ गया है बाहर की दुनिया में। वो बाहर वाले सरफेस के चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, धकेल के दूसरी तरफ कर दिया। क्योंकि भीतर वाले चार्जेज का बाहर के दुनिया के किसी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता है, और भीतर वाले चार्जेज का भीतर वाले चार्जेज पे नेट फोर्स थोड़े ना 0 होता है, या बाहर वाले चार्जेज का बाहर वाले सरफेस के चार्ज पे नेट फोर्स थोड़े ना 0 होता है। तो आप यदि यहाँ बात करते हैं कि कितना फोर्स होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते वक्त क्या कहेंगे आप? सॉल्व करते वक्त कि F ऑन प्लस Q2 एट B प्लस F ऑन, ये तो एक तो हो गया Q2, F ऑन प्लस Q2 एट B, और दूसरा कौन हो गया? एट B किसके कारण? ड्यू टू प्लस Q1 एट A, और F ऑन प्लस Q2 ऑन B ड्यू टू प्लस, ध्यान दीजिएगा, बाहर के सरफेस पे कौन है? प्लस Q2 इंड्यूस्ड। यदि वो आपको फील ना आ रहा हो तो मैं कलर बदल देता हूं, जिससे आपको याद आ जाए। ये कौन है? ये है प्लस Q2, क्योंकि बाहर वाले चार्ज पे जो इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज, वो अमाउंट जो होगा टोटल बाहर वाले सरफेस के चार्ज का, वो प्लस Q2 ही होगा इंड्यूस्ड। टोटल चार्ज आप यदि यहां देख रहे हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये हो गया, यही हो गया नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 present inside of the metallic cell due to all the charges present outside of the cell। और ये क्या होता है? 0। यही तो दो दुनिया का कंसेप्ट है। तो ये जो इंड्यूस्ड वाला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि सिमेट्रिक होता तब तो नेट फोर्स 0 हम कहते हैं, लेकिन यहाँ अब 0 नहीं होगा। कितना होगा? यहाँ कितना होगा तो आप देखिएगा, F on plus Q2 on B due to plus Q2 induced इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ F on plus Q2 ड्यू टू एट B ड्यू टू प्लस Q1 एट A। अब आप देखिए, ये B वाला जो फोर्स ऑन B बाई A, ये कैसे लिखते? ये लिखते K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस I कैप। उसका माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा ऑन बी, देख रहे हैं, प्लस आई कैप।
तो यहाँ रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आई कैप। सोचो बी को जो बी पॉइंट पे है Q2, उसको ए पॉइंट पे Q1 जो है वो बी वाले को राइट साइड धकेलेगा, और वो जो इंड्यूस चार्ज है अपना अरेंजमेंट इस तरह का बना लेगा कि वो धकेल दे लेफ्ट की तरफ Q2, जिससे कि Q2 पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा बाहर वाले दुनिया के चार्जेस का 0। यदि ये दिखने लगे, मतलब आप कंडक्टर को समझने लगे हैं, फील करने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है आपको अब। लेकिन इस स्किल को ध्यान से सोचने पर, ध्यान से अप्लाई करने पर आप सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। यदि ये आप सोचे घर में बैठ के, यहाँ और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे Q2 पर इनर सरफेस पे जो माइनस Q2 इंड्यूस्ड होगा उसके कारण फोर्स किस तरफ होगा, तो लेफ्ट साइड में डेंसिटी ज्यादा है तो लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इनर चार्जेस सरफेस का चार्ज और भीतर में रखा Q2B पे, वो दोनों तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ही, तो वो किधर होगा, यदि वो सिमेट्रिक होता, यदि Q2 सेंटर पे होता और तब यदि सिमेट्रिक होता तो शेल थ्योरम के कारण नेट फोर्स 0 हो जाता। लेकिन अभी शेल थ्योरम नहीं लगा पाएंगे इनर चार्जेस के लिए, इनर इंड्यूस चार्जेस जो सरफेस पे, इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस के कारण, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। शेल थ्योरम तभी एप्लीकेबल होता है जब शेल के सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो Q2 पे नेट फोर्स कितना होगा ये बताना इम्पॉसिबल है अभी, किस तरफ होगा ये हम बता सकते हैं। Q2 पे किधर होगा इनर सरफेस के चार्ज के कारण, तो लेफ्ट की तरफ। यहां एक देख रहे हैं, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखिए, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, सेंटर ऑफ द न्यूट्रल शेल। आप
in presence of plus Q1 at A and Q2 at D as shown. तो आप पहले यहां इंड्यूस चार्जेस को देखिए। और जो सरफेस है ना, इसके ऊपर भी कुछ इंड्यूस्ड हुए होंगे। और इंड्यूस्ड वाले का वैल्यू आपको सेल थ्योरम से पता है, ये माइनस Q2 होगा, ये प्लस Q2 होगा इंड्यूस्ड। अब देखिए समस्या, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो जब आप बात करना चाहेंगे V एट सेंटर, तो ध्यान से देखिएगा कि Q1 बाई 3R, पहले Q1 के कारण, Q2 के कारण लिख लो K Q2 बाई R, ये A वाला था और ये B वाला था। अब इंड्यूस्ड वाला लिख रहे हैं माइनस K Q2 बाई R, क्योंकि सारे Q2 चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है तो R डिस्टेंस पे, तो माइनस K Q2 बाई R। और आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म सारे R डिस्टेंस पे हैं, इन सेल है K Q2 बाई R। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास डाटा आ गया V एट सेंटर। आप लोग अब सोचिए, आपने अब देखा एक और पार्ट ऐड कर दिया गया है, ऑल्सो पॉइंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस आउटर प्लस इनर। सरफेसेस,
अब यदि हमें आउटर और इनर के कारण चाहिए तो सी पे तो सिमेट्री था, वो कैंसिल आउट हो गया आउटर के और इनर के। लेकिन यदि मैं बी पॉइंट पे देखूं तो आउटर और इनर का तो डायरेक्ट निकालना इम्पॉसिबल। यहां पर क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बेहतर बन पाएगा। नहीं तो अभी क्या दिक्कत है कि ये बी पॉइंट वाला कैलकुलेट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बी पॉइंट पे जो आउटर सरफेस वाला है वो भी इरेगुलर दिख रहा है, इनर सरफेस वाला है चार्ज वो भी इरेगुलर, डिस्टेंस का भी कोई हिसाब किताब नहीं। तो हम जीरो भी नहीं कह सकते नेट, टोटल चार्ज तो आउटर इनर का जीरो है, लेकिन जीरो नहीं कह सकते। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यदि क्वेश्चन के फ्रेमिंग को थोड़ा सा चेंज करूं, तो ये ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है। मैं पूछ लूंगा आपसे, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक आसान सा आइडिया है, तुरंत में इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लीजिए। आइडिया क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल मेटालिक शीट। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ एक मेटालिक प्लेट है और ये एक मेटालिक प्लेट है और ये भी एक मेटालिक प्लेट है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी आमने सामने गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे एक जैसा चार्ज आएगा। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज दे दिया और यहाँ Q3 चार्ज दे दिया, और आपको बताना है कि यहाँ आउटर सरफेस पे क्या होगा। तो आउटर सरफेस पे हमने मान लिया x से, तो यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, और यहाँ जो भी होगा उसके सामने वाले में वही माइनस में होगा, माइनस Q1 माइनस एक्स। यहाँ हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, सामने हो जाएगा माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, और अपोजिट साइड हो जाएगा Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। ये आमने सामने एक जैसे कैसे आ जाते हैं चार्ज? यदि आप यहाँ गॉसियन सरफेस ऐसा एक बॉक्स की तरह ले लेंगे, तो मेटल इनसाइड वाला तो E डॉट ds जीरो होता ही है, सरफेस वाला E और एरिया देखो 90 डिग्री पे, इसलिए जीरो हो जाएगा, और इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यदि ये गॉसियन सरफेस है तो फाई जो आप लिखते E डॉट ds, ये जो टोटल जीरो आ जा रहा है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्या दिख जाता है, Q इनसाइड जीरो। तो आमने सामने के प्लेट पे जो टोटल चार्ज होगा वो एक जैसा होगा, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। और यदि आपने प्लेट पर Q2 चार्ज दिया था और एक तरफ है माइनस Q1 माइनस एक्स, तो दूसरी तरफ होगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक देखते हैं।
एक उसी आइडिया से फिर यहां से यहां आमने सामने जीरो हो गए। और ध्यान दीजिए, यदि दो शीट हो चार्ज के, एक हो प्लस सिग्मा लेयर और दूसरा हो माइनस सिग्मा लेयर, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन यहाँ पर 1 कूलम रख दो, प्लस वाला रिपेल करेगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, जीरो। यहाँ रख दो प्लस 1 कूलम, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला रिपेल करेगा। डिस्टेंस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करता नहीं है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। सर मेटल है फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, अभी सीट की तरफ देख लिया मैंने एक लेयर। अब गौर करिए अगला पॉइंट कि मेटल के भीतर यदि मैं एक पॉइंट चुन लेता हूं, मेटल के भीतर एक पॉइंट यदि चुन लेता हूं, जैसे मान लो ये पॉइंट चुन लिया डी, डी वाले पॉइंट पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? यहाँ प्लस 1 कूलम हमने एज्यूम कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इसलिए। तो एक्स वाला इधर रिपेल करेगा, एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। Q1 माइनस एक्स माइनस Q1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और वो दूसरे किनारे पर जो है वो इधर रिपेल करेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इनसाइड मेटल क्या होना चाहिए? जीरो। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे? Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा? x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू हो गया 2x, x इक्वल्स टू हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, मतलब ये हो गया Q टोटल बाई 2। ये ही 5 स्टार आइडिया है। 3 4 5, ये x का वैल्यू आप देखने लगे, अपना काम हो गया। ये वैल्यू सर यहाँ दो पॉइंट कौन से याद रखने हैं? तो मेटल के प्लेट में आपके सामने जो होगा वो एक जैसा चार्ज होगा, अमाउंट में और साइन में अपोजिट, जिससे कि टोटल चार्ज आ जाए। गॉसियन सरफेस वहां लेंगे, कोई क्यूबिकल बॉक्स तो जीरो। दूसरा क्या याद रखना है, जितने भी तो फिर ये यहाँ पर आप इसे यदि समझ जाए तो देखिए, ये प्लेट 2 है, यहाँ पर दिया हमने 10 कूलम, यहाँ पर दे दिया 20 कूलम, और आपसे पूछ लिया क्या होगा x1 x2 x3 x4, फाइंड चार्जेस x1 x2 x3 एंड x4। ध्यान दीजिएगा, आप ये x1 ही लिखना सीख चुके, उसी से काम बन जाएगा। x1 जो होता है Q टोटल बाई 2, चाहे 2 प्लेट हो चाहे 10 प्लेट, बाई 2 ही करेंगे। तो ये हो गया 30/2, ये हो गया 15 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15 माइक्रोकूलम, तो यहाँ हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम, क्योंकि -5 और 15 मिल के 10 हो जाए। ये हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम, और यहाँ हो जाएगा +15 माइक्रोकूलम। आप देखेंगे कि आउटर साइड में एक जैसा चार्ज होगा, आप देखेंगे कि आउटर साइड में एक जैसा चार्ज होगा। x1 x4 हमेशा बराबर ही दिखेंगे, कैलकुलेशन करके देखिएगा। आउटर साइड मस्ट हैव सेम चार्ज, बोथ एक्सट्रीम आउटर
sides has same charge। एक्सट्रीम वर्ड क्यों यूज किया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 प्लेट होते तो कौन सा एक्सट्रीम। तो देखिए आपके सामने है 3 प्लेट वाला एग्जांपल, 1 2 3। डिस्टेंस भी मैटर नहीं कर रहा। इस पर दे रहे हैं आप 20 माइक्रोकूलम प्लस, यहां दे रहे हैं आप -10 माइक्रोकूलम, यहां दे रहे हैं आप +8 माइक्रोकूलम। अब देखिए x कितना होगा, फाइंड x एंड अदर सरफेस चार्जेस। तो सॉल्व करते वक्त सीधा सीधा कहानी क्या बनेगा, x इक्वल्स टू क्यू टोटल बाय 2, 20 - 10 + 8/2। फिर से देखिए 20 + 8 - 10/2, 20 8 28 10 18/2, 9 माइक्रोकूलम। अब कहानी पका लो, ये 9 माइक्रोकूलम यदि प्लस यहाँ आ गया तो बाकी कौन सा बचा, 11 + 11 माइक्रोकूलम, यहाँ -11 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, तभी तो 10 हो जाएगा टोटल, +1 - 11 मिलके -1 माइक्रोकूलम, और ये देखिए +9 माइक्रोकूलम। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।